हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्कोप रूल्स एंड स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो आज हम C++ में देखने वाले हैं स्कोप रूल्स। स्कोप रूल्स होता क्या है? कोई भी वेरिएबल या हम फंक्शन बनाते हैं तो वह प्रोग्राम के किस पर्टिकुलर पार्ट में यूज किया जा सकता है या उसे एक्सेस किया जा सकता है, या उस वेरिएबल या फंक्शन का स्कोप कहा जाता है। तो C++ में 4 तरह के स्कोप्स होते हैं: लोकल स्कोप, फंक्शन स्कोप, फाइल स्कोप एंड क्लास स्कोप। तो इन चारों को देखते हैं। पहला है हमारा लोकल स्कोप। लोकल स्कोप क्या होता है कि अगर किसी वेरिएबल को हम एक पर्टिकुलर ब्लॉक में डिक्लेयर करते हैं तो वह वेरिएबल उस ब्लॉक के लिए लोकल होता है, यानी उस वेरिएबल को हम उसी ब्लॉक में ही एक्सेस कर सकते हैं, उस ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा है फंक्शन स्कोप। अगर कोई वेरिएबल किसी फंक्शन के आउटर मोस्ट ब्लॉक में डिक्लेयर किया गया तो वह फंक्शन स्कोप कहलाता है और उस वेरिएबल को हम उस पर्टिकुलर फंक्शन में ही यूज कर सकते हैं जिस फंक्शन में उसे डिक्लेयर किया गया है। तो यह फंक्शन स्कोप होता है वेरिएबल या फंक्शन के लिए। इसके अलावा अगर हम गो टू और लेवल भी डिफाइन कर रहे हैं तो वो भी एक पर्टिकुलर फंक्शन में होना चाहिए, यानी उसका भी स्कोप फंक्शन स्कोप ही होता है। तीसरा है फाइल स्कोप। किसी भी वेरिएबल या फंक्शन को सारे ब्लॉक के अगर बाहर डिक्लेयर किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? फाइल स्कोप, यानी उस फंक्शन या वेरिएबल को हम पूरे फाइल में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर है क्लास स्कोप। क्लास अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, बट आप थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ लें कि अगर क्लास में हम कोई वेरिएबल या फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वह उस पर्टिकुलर क्लास का ही मेंबर होता है और नॉर्मली उसको क्लास के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। अगर एक एग्जाम्पल से हम इन स्कोप रूल को समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ अगर देखें तो हैश इंक्लूड के बाद मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। फंक्शन जब हमने पढ़ा था मैंने ये भी बताया था कि अगर हम फंक्शन यहाँ डिक्लेयर करें मेन के पहले और अगर उस फंक्शन को मेन के अंदर डिक्लेयर करें तो दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। तो स्कोप रूल में आज वो डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। अगर किसी फंक्शन या वेरिएबल को क्लास के बाहर डिक्लेयर किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? ग्लोबल स्कोप या फाइल स्कोप, यानी इन वेरिएबल को, या अगर यहाँ मैं कोई फंक्शन डिक्लेयर करूं तो उस फंक्शन या इन वेरिएबल को पूरे फाइल में कहीं भी हम एक्सेस कर सकते हैं। ये ग्लोबल स्कोप है। दूसरा अगर देखें तो मेन में हमने ये सेमीकोलन होगा। मेन में मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, a एंड b। तो a और b का स्कोप क्या है? फंक्शन स्कोप, यानी फंक्शन के किसी भी ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर है। इसके अंदर मेन के अंदर एक ब्लॉक है while का, लेकिन ये वेरिएबल्स क्या है? मेन के इस ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर है, यानी मेन फंक्शन में इसको कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। फिर है ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप क्या होता है? जैसे C में अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसे हम यही डिक्लेयर करते हैं, ये डिक्लेरेशन लाइन कहलाती है, फिर एग्जीक्यूटेबल लाइन कहलाती है। लेकिन C++ में ऐसा नहीं है, हम जब चाहें किसी भी वेरिएबल को कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये while का ब्लॉक है और while के ब्लॉक में मैंने एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया है C। तो ये क्या कहलाएगा? ब्लॉक स्कोप, और ये पर्टिकुलर ब्लॉक में ही इस वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है। तो यह ब्लॉक स्कोप है और साथ ही यह वेरिएबल क्या है? लोकल है इस ब्लॉक के लिए। इस ब्लॉक के बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये इतने स्कोप रूल्स थे। क्लास में भी ये समझ लें कि अगर क्लास हम बनाते हैं C++ में तो उस क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स या फंक्शंस हैं उसको डायरेक्टली क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता है, तो वह क्लास स्कोप कहलाता है। तो अब हम देखते हैं स्टोरेज क्लास क्या होता है। स्कोप में हमने देखा कि कोई वेरिएबल या फंक्शन प्रोग्राम के कितने पार्ट में एक्सेस किया जा सकता है या उसकी विजिबिलिटी किस ब्लॉक में होती है। लेकिन स्टोरेज क्लास क्या बताता है कि अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो वह वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा
और उसका स्कोप क्या होगा, साथ ही साथ उसकी लाइफ टाइम क्या होगी, यानी कितने देर वह वेरिएबल मेमोरी में एग्जिस्ट करेगा। तो इसके लिए कई कीवर्ड्स यूज होते हैं सी प्लस प्लस में। ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक, एक्सटर्न, ये चारों भी कीवर्ड्स थे और ये चारों स्टोरेज क्लास हैं जो सी प्लस प्लस में अवेलेबल है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑटो स्टोरेज क्लास। ऑटो स्टोरेज क्लास डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास है। कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है कि किसी वेरिएबल का डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास क्या होता है, तो वह ऑटो होता है। यानी नॉर्मली हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करें तो वह भी ऑटो स्टोरेज क्लास को बिलोंग करता है। जैसे यहाँ देखिए एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है इंट ए। वेरिएबल हम इसी तरीके से डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। तो ये वेरिएबल ए वेरिएबल ऑटो स्टोरेज क्लास को बिलोंग करता है। अब यह हम समझे कि ऑटो स्टोरेज क्लास है क्या। तो जो भी वेरिएबल ऑटो स्टोरेज क्लास से डिक्लेयर किए जाते हैं वह रैम में स्टोर होते हैं। साथ ही इनका स्कोप उस ब्लॉक के लिए लोकल होता है जिसमें ये डिक्लेयर किए जाते हैं। जब भी इस ब्लॉक को कॉल किया जाता है मेमोरी में ये वेरिएबल क्रिएट होते हैं और उस ब्लॉक के ओवर होने के बाद ये वेरिएबल खत्म हो जाते हैं या इनका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है। जब इस ब्लॉक को दोबारा कॉल किया जाता है तो ये वापस से मेमोरी में क्रिएट होते हैं दोबारा। इसी तरीके से जब भी यह ब्लॉक ओवर होता है ये मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या मेमोरी स्पेस को रिलीज कर देते हैं। तो यह ऑटो स्टोरेज क्लास है। इसमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है। अगर हम इसमें कोई वैल्यू नहीं दें तो यह किसी गार्बेज वैल्यू को स्टोर करेगा। अगर ये वेरिएबल ग्लोबल है, ऑटो स्टोरेज क्लास का है, तो यह इसका लाइफ टाइम पूरे प्रोग्राम तक होगा। इसके अलावा अगर हम चाहें तो ऑटो स्टोरेज क्लास स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऑटो इंट बी एंड इंट ए दोनों बिलोंग करते हैं किसको, ऑटो स्टोरेज क्लास को, क्योंकि यह डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास है। अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय ऑटो नहीं भी लिखें फिर भी यह ऑटो स्टोरेज क्लास को ही बिलोंग करेगा। दूसरा टाइप है हमारा रजिस्टर स्टोरेज क्लास। रजिस्टर स्टोरेज क्लास की प्रॉपर्टी ऑटो स्टोरेज क्लास की ही तरह है, यानी जब किसी ब्लॉक के अंदर इसको डिक्लेयर किया जाता है तो यह क्रिएट होता है और ब्लॉक के ओवर होने पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसकी भी कोई इनिशियल वैल्यू नहीं होती है, यह गार्बेज वैल्यू ही स्टोर करता है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, नॉर्मल वेरिएबल रैम में क्रिएट होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रोग्राम में हमें बार बार जरूरत पड़ती है और बार बार रैम से जाकर उस वेरिएबल को एक्सेस करना पड़ता है। इसलिए रजिस्टर स्टोरेज क्लास में अगर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है तो वो वेरिएबल रैम में नहीं क्रिएट होके सीपीयू रजिस्टर में क्रिएट होते हैं जिसका एक्सेस फास्ट हो जाता है। तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास और ऑटो स्टोरेज क्लास में डिफरेंस यही है कि रजिस्टर स्टोरेज क्लास के वेरिएबल रजिस्टर में क्रिएट होते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि प्रोसेसर या कंपाइलर उसको रजिस्टर एलोकेट करे ही, क्योंकि रजिस्टर हो सकता है हमारे पास फ्री नहीं हो या प्रोसेसर उसको अलॉट न कर पाए। वैसे केस में यह रजिस्टर में डिक्लेयर नहीं होता है। लेकिन इसका नॉर्मल कॉन्सेप्ट यही है कि हम इस वेरिएबल को रजिस्टर में स्टोर करना चाहते हैं, न कि रैम में। और नॉर्मली वैसे वेरिएबल को ही हम रजिस्टर में क्रिएट करना चाहते हैं जिनको हमें बार बार एक्सेस करना पड़ता है ताकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट हो सके। फिर अगला है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। स्टैटिक स्टोरेज क्लास क्या है, इसका लाइफ टाइम थ्रू आउट द प्रोग्राम रहता है। जैसे अभी हमने ऑटो या रजिस्टर स्टोरेज क्लास को देखा था, इसमें क्या होता था, जिस ब्लॉक में वो वेरिएबल डिक्लेयर है उसी ब्लॉक तक उसका लाइफ स्पैन रहता था, यानी ब्लॉक के ओवर होने पे वो वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाते थे और ब्लॉक के दोबारा कॉल करने पे वो फिर से क्रिएट होते थे। लेकिन स्टैटिक स्टोरेज क्लास के साथ ऐसा नहीं है। अगर हम किसी वेरिएबल को क्रिएट कर दें तो वो मेमोरी में फिर भी रहेंगे जब तक पूरा प्रोग्राम ओवर ना हो जाए।
तो ये दोनों में, स्टैटिक में और ऑटो में डिफरेंस यही है। ये वेरिएबल भी रैम में क्रिएट होते हैं। यहाँ जैसे देखें, एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है स्टैटिक इंट काउंट, इसकी वैल्यू रखी है 6। ये ग्लोबल वेरिएबल है, पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। और मेन फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एक लूप लगाया है काउंट माइनस माइनस। इस तरीके से भी लूप लगा सकते हैं बिना रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किए। काउंट माइनस माइनस से क्या होगा, 6 से वैल्यू डिक्रीज होना शुरू होगी, कहाँ तक, 0 तक। और जब 0 होगा, 0 का मतलब फॉल्स होता है, फॉल्स होने पे ये कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगा और ये एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। तो इस व्हाइल लूप में हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को। एक फंक्शन हमने बनाया है, उसमें भी मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल लिया है int i इक्वल टू 0। तो नॉर्मली क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये वेरिएबल i वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। और i प्लस प्लस यानी इसकी वैल्यू 0 से चेंज होके मेमोरी में क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, तो हमारे पास दो स्टैटिक वेरिएबल हैं, एक है काउंट और दूसरा है फंक्शन के अंदर स्टैटिक इंट आई। तो इसका स्कोप, आई का स्कोप लोकल है, काउंट का स्कोप ग्लोबल है। तो ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर होनी चाहिए जब तक प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन ये क्योंकि लोकल स्कोप है तो फंक्शन कॉल के बाद, फंक्शन के ओवर होने के बाद नॉर्मली वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसकी वैल्यू स्टोर उसमें नहीं रहती है। लेकिन यहाँ क्या होगा, i इक्वल टू 0, i प्लस प्लस आई इज आई, यानी ये क्या प्रिंट करेगा, 1। और काउंट इज काउंट, काउंट क्योंकि यहाँ माइनस माइनस हुआ है तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो अगर इसका आउटपुट हम देखें तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा। इसका प्रोग्राम भी एक बार हम चला के देखेंगे कि आउटपुट कैसा आ रहा है। यहाँ मैंने समझाने के लिए ये लिखा है, i is 1 and count is 5। अगली बार जब लूप चलेगा तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, काउंट की वैल्यू 4। इस तरीके से देख रहे हैं कि i की वैल्यू, करंट वैल्यू मेमोरी में स्टोर रहती है, ये बार बार 0 से इनिशियलाइज नहीं हो रहा है। फंक्शन कॉल के ओवर होने के बाद भी इसकी वैल्यू मेमोरी में स्टोर रहती है। तो इस प्रोग्राम को अभी हम देखेंगे। फिर चलते हैं एक्सटर्न स्टोरेज क्लास पर। एक्सटर्न स्टोरेज क्लास क्या होता है, जब हम अभी नॉर्मली हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम एक फाइल में ही पूरी कोडिंग लिखते हैं। लेकिन जब इंडस्ट्री में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम होता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि सारी चीजें हम एक ही फाइल में लिख सकें। तो वैसे केस में हम किसी प्रोजेक्ट को या जब कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसमें मल्टीपल फाइल्स का यूज करते हैं, यानी कोड अलग अलग फाइल में ब्रेक कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम किसी फंक्शन या वेरिएबल को एक फाइल से दूसरी फाइल में एक्सेस करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन है एक्सटर्न स्टोरेज क्लास। एक्सटर्न कीवर्ड है, इसका मतलब है कि यह वैल्यू हमारी फाइल में नहीं है, इसको हम किसी और फाइल से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक्सटर्न कीवर्ड का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ देखें तो एक हमारी मेन फाइल है main.cpp और दूसरी फाइल है हमारे support.h। दो अलग अलग फाइलें हैं। ये .h का मतलब है क्या, हेडर फाइल, और यह हेडर फाइल हमारी खुद की बनाई हुई। नॉर्मली हम लोग एंगुलर ब्रैकेट में नाम लिखते हैं लाइब्रेरी के हेडर फाइल का, लेकिन अगर हम खुद का अपना हेडर फाइल बनाएं तो उसको डबल कोट्स में लिखते हैं और हैश इंक्लूड से ऐड कर देते हैं। यानी इस फाइल की कोडिंग कहाँ ऐड हो रही है, हमारे main.cpp में। दो सेपरेट फाइलें हैं। मेन में एक वेरिएबल है int count। अगर इस int count को हम एक्सेस करना चाहते हैं इस फाइल में, यानी इस वेरिएबल को हम यहाँ एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हमने कैसे डिक्लेयर किया इसको, एक्सटर्न इंट काउंट। यानी काउंट नाम का एक नया वेरिएबल इस फाइल में क्रिएट नहीं होगा, यह समझेगा कि इसकी डेफिनेशन कहीं और है। ठीक है,
इसी तरीके से support.h में मैंने एक फंक्शन बनाया है void write extern, जिसमें काउंट की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। फंक्शन यहाँ डिफाइन है, लेकिन उस फंक्शन को हम मेन में एक्सेस करना चाहते हैं। तो मेन में क्या लिखा है, एक्सटर्न। इसका मतलब है कि इस फंक्शन की डेफिनेशन इस फाइल में नहीं है या किसी और फाइल में है। तो एक्सटर्न कीवर्ड का यूज तभी किया जाता है जब हम दूसरे फाइल से कोई वैल्यू को एक्सपोर्ट करना चाहें। ये नया फंक्शन क्रिएट नहीं होगा, दूसरे फाइल से ये वैल्यू एक्सपोर्ट होगी। और यहाँ हम देखें तो इस काउंट वेरिएबल की वैल्यू मेन में हम क्या असाइन कर रहे हैं, काउंट इक्वल टू 5, और उसी काउंट को यहाँ हम प्रिंट कर रहे हैं। इस फाइल में देखें तो काउंट की वैल्यू हमने कहीं नहीं दी है, तो ये काउंट क्या हो जाएगा, काउंट इज 5 जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं प्रोग्राम में कि कैसे इसको कॉल किया जा सकता है। पहले हम अपने स्टैटिक वेरिएबल का एक प्रोग्राम देख लेते हैं। स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप लोकल या ग्लोबल हो सकता है, वह उसके डिक्लेरेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन इसका लाइफ टाइम थ्रू आउट द प्रोग्राम रहता है। यानी अगर किसी ब्लॉक में डिक्लेयर किया गया है तो ब्लॉक के ओवर होने के बाद भी ये वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, मेमोरी में इनकी वैल्यू एग्जिस्ट होती है। तो सेम प्रोग्राम है जो हमने वहां डिस्कस किया था, इसको हम रन करके देखें तो आप देख सकते हैं i की वैल्यू वापस से 0 से इनिशियलाइज नहीं हो रही है, जबकि i की वैल्यू नॉर्मल वेरिएबल के केस में डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए थी और वापस से 0 से इनिशियलाइज होना चाहिए था। लेकिन i क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू वापस से 0 से इनिशियलाइज नहीं हो रही है। तो ये वही प्रोग्राम है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला था हमारा एक्सटर्न वेरिएबल या एक्सटर्न स्टोरेज क्लास का प्रोग्राम। तो इसमें मैंने एक हेडर फाइल बनाई है second.h। ये ध्यान रखें कि अगर हेडर फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन .h ही होना चाहिए। तो सेम प्रोग्राम है, यहाँ इंट काउंट को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी फाइल से, और एक फंक्शन इसमें बनाया है void write extern, जिसको हम अलग फाइल में एक्सपोर्ट करेंगे। अब ये हमारा main.cpp है और यहाँ देख सकते हैं सेम कोड है। काउंट को हमने डिक्लेयर यहाँ किया है, लेकिन एक्सटर्न किस में किया था, second.h में। second.h हेडर फाइल की हमारी खुद की डिफाइंड है, हमने यहाँ डबल कोट्स में इसको इंक्लूड कर दिया है। और write.extern की कोडिंग उस फाइल में थी जिसको हम यहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करना होगा। अब इस प्रोग्राम को हम चला के देखें तो प्रिंट कहाँ किया जा रहा है, काउंट की वैल्यू उस अगले दूसरे हेडर फाइल में। तो यहाँ देख सकते हैं कि काउंट इज 5, यानी ये फंक्शन कहाँ था, second.h में, जिसको हम यहाँ यूज कर पा रहे हैं। तो अगर ये एक्सटर्न, ऑटोस, रजिस्टर, स्टैटिक, ये सारे स्टोरेज क्लास आपको समझ में आए और स्कोप रूल समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।